टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज हमारी ये सेकेंड पेपर की थर्ड क्लास है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये यूपीडीएलएड का आपका सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है, यानी कि दूसरा प्रश्न पत्र है। ये आपका 50 अंकों का होता है। इसमें सबसे पहले आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे और उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी है वो एकदम धुआंधार तरीके से कराई जाती रहेगी और निश्चित रूप से परीक्षाओं में आपके 100% मार्क्स आपको गेन करने की पूरी कोशिश कराई जाएगी। हमारा लक्ष्य है आपको 50 में से 50 अंक दिलाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको 48-49 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर आप अभी से तैयारी करेंगे। कई सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब परीक्षा की एग्जाम स्कीम आएगी उस समय पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो वही स्टूडेंट्स के फिर क्या होता है, किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक मार लेते हैं फिर वो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और जो नए भाई बहन हैं वो वीडियो को शेयर भी कर दें अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 से यहाँ पर ये सवाल जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कितने अध्याय हैं, यानी कि कितने चैप्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं। तो एनसीएफ 2005 में आपके 5 अध्याय हैं, ये आपको याद रखना है। एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इसमें 5 अध्याय हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इसी से पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, इसके प्रथम जो अध्याय है उसका शीर्षक क्या रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो पहला शीर्षक है वो आपका परिप्रेक्ष्य, ठीक है। पहला शीर्षक का नाम क्या है, परिप्रेक्ष्य। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है, परिप्रेक्ष्य, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से परियोजना जो है ये कब से स्टार्ट की गई थी। जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े इलाकों में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाते हैं, ये जो परियोजना है ये कब से स्टार्ट की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो परियोजना ये सन 2004-05 में स्टार्ट की गई थी, ये आपको याद रखना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपको बताइए 6, 7 और 8 क्लास में जो है वो पढ़ाई कराई जाती है। इन क्लासेस में केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ये रहते हैं विद्यालय। इसके बाद आपका अगला सवाल है 64 नंबर का। ये केजीबीवी कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ही ये शॉर्ट रूप है। शॉर्ट में बोलते हैं केजीबीवी, ठीक है। इसके संचालन और पर्यवेक्षण हेतु गठित जो कमेटी होती है इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो स्थापित किए जाते हैं, तो इन विद्यालयों के संचालन के लिए और पर्यवेक्षण के लिए कमेटी गठित की जाती है। तो उस कमेटी में कौन से ऐसा ऑप्शन है जो इसमें उपलब्ध नहीं रहते हैं, यानी कि इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में, जिसके डीएम नहीं होते हैं, बीएसए नहीं होते हैं, सीडीओ नहीं होते हैं या डीआईओएस नहीं होते हैं। तो जो इसके लिए कमेटी गठित की जाती है उसमें डीएम भी होते हैं और बीएसए भी होते हैं और आपके सीडीओ साहब भी होते हैं, लेकिन जो डीआईओएस होते हैं वो इसमें नहीं रहते हैं कमेटी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 65 नंबर NPEGL, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। NPEGL, ठीक है, NPEG और L, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होने वाली है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होने वाली है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल की। और आपका अगला सवाल है NPEGL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है। जो NPEGL के अंतर्गत विद्यालयों को संचालन किया जाता है, जिन विद्यालयों को सिलेक्ट किया जाता है उसमें कौन सी सुविधा होती है। पुस्तकालयों की सुविधा होती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था होती है, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था होती है, जो लकड़ी की चौकी होती है, ठीक है, इस तरह से लकड़ी की चौकी होती है उसकी व्यवस्था होती है। तो इन सारी चीज़ों की इन स्कूलों में व्यवस्था होती है जो NPEGL के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं या जिनका चयन किया जाता है।
तो इन स्कूलों में इन सभी चीज़ों की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाती है, जिसकी पुस्तकालय की व्यवस्था यानी कि लाइब्रेरी होती है, फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है, लकड़े की चौकी भी वहाँ पर रखी जाती है। तो यानी कि उपर्युक्त सभी सवाल का राइट आंसर होगा द उपर्युक्त सभी। बात करेंगे अपने अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा आपके सामने स्क्रीन पर है। छात्र छात्राओं में गणित यानी कि मैथ और इंग्लिश विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ को अपनी कमजोरी बना लेते हैं या फिर अंग्रेजी को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। उन्हें ये सब्जेक्ट थोड़ा कठिन लगने लगते हैं। तो इन विषयों के प्रति जो कमजोरी होती है उसके निदान के लिए, ठीक है, बच्चों को ये जो सब्जेक्ट हैं वो कठिन ना लगें और नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह इन्हें भी पढ़ें, ठीक है। तो इनके निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है ये आपको बताना है। मटल कैंप का, विषय संबंधी कैंप का, रेमेडियन कैंप का, या इनमें से कोई नहीं। तो विषय संबंधी कैंप जो हैं वो इसके लिए आयोजित किए जाते हैं ताकि अंग्रेजी में या फिर जो गणित में बच्चे कठिनाई महसूस ना करें और सहज महसूस करें, उन्हें आसानी से ये सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा सकें। इसके लिए विषय संबंधी जो कैंप है वो आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है 68 नंबर का, ECCE, ठीक है, ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, किस वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, किस वर्ष के बच्चों के लिए ये आपसे पूछा जा रहा है। ECCE की फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो ये किस वर्ष के बच्चों के लिए? तो ये आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बात करेंगे अगले सवाल की 69 नंबर, समेकित बाल विकास सेवाएँ कब से प्रारंभ की गई थी? जो समेकित बाल विकास सेवाएँ हैं वो कब से स्टार्ट की गई थी ये आपको बताना है। तो 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास सेवाएँ जो हैं वो आपकी स्टार्ट की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है और यहाँ पर हमने कुछ ऐसे सवाल को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है जो पुराने डीएलएड परीक्षाओं में आ चुके हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2016 से लेकर 2023 तक के, उस सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे बहुत जल्द ही। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाएँ, जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करा दिए जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कई बार 50% तक आपको जो क्वेश्चन है वो उनमें से देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप उन क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर सॉल्व करें, जो कि इसी चैनल पर आपको जल्द ही सॉल्व कराए जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देश में हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। ऑप्शन बा इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपके सामने रिपीट हो रहा है। जब से फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हुई है तब से 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है। तो धारा 45 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो धारा 45 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, और संविधान के ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है तो आपको बताना है 21A यानी कि 21 का के अंतर्गत इसे रखा गया अनुच्छेद। अनुच्छेद में आपको लिखना है 21A यानी कि हिंदी में लिखते हैं 21 का, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके अगले सवाल की। अगला सवाल है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश है वो कब हुआ था? यानी कि कब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आना स्टार्ट हुई थी? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो ये भी आपको पता ही होगा, ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है, ऊपर आपने पढ़ लिया था। सन 1854 में वुड का जो घोषणा पत्र है वो आया था, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? ये आपको बताना है। तो सन 1964-66 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो गठन है वो किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने चुका है। और इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अपने अगले सवाल की। और अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया। ये जो शैक्षिक संरचना है ये सन 1986 में जो आपकी नई शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, उसमें इस शैक्षिक संरचना को सुझाव दिया गया था। जो शैक्षिक संरचना का यहाँ पर आपसे आंसर पूछा जा रहा है, ये ओल्ड यानी कि जो 1986 में जो आपकी शिक्षा नीति आई थी उसमें इस शैक्षिक संरचना को सुझाव दिया गया था, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। ये इस शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया गया था। 10th क्लास होगा, 10th क्लास के बाद
12 क्लास होगा 2 साल का, ठीक है। ये 2 क्लास का 2 का मतलब है 12 क्लास, उसके बाद 3 ईयर मतलब ग्रेजुएशन, जो भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे। ये उस समय की शैक्षिक संरचना है। बट आपको वर्तमान में पता चल ही चुका होगा और आपने पढ़ ही लिया होगा NEP 2020 के बारे में, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपने पढ़ा होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो यहाँ पर सुझाव दिया गया है वो आपकी शैक्षिक संरचना है 5+3+3+4 की। इसके बारे में एक बार आपको हल्का सा बता देते हैं। अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिला है आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी स्कूल और बाल वाटिका। इसमें आपका 3 साल तक बच्चा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 1 2, क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है। इसमें आपका बच्चा 2 साल तक रहेगा, तो ये हो गया आपका 5 साल, ठीक है। इस तरह से ये रहेगा 5 साल। उसके बाद क्लास 2 के बाद आपका होता है 3 ईयर, 3 क्लास 3 4 और 5, ठीक है। तो 3 साल ये हो गए, ये 3 साल यहाँ पर आ गए ये वाले, ठीक है। ये वाले 3 साल यहाँ आ गए। इसके बाद आपका क्लास आता है 6 7 और 8, ठीक है। तो ये 3 साल यहाँ पर आ गए 6 7 8 वाले। उसके बाद 4 ईयर जो आपके हैं वो क्लास 9th 10th 11th और 12th, ये 4 ईयर आपके यहाँ पर लास्ट में जुड़ जाएंगे। कुछ इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। क्लास 1 2, ठीक है। और इसमें जो एज रहती है वो 6 to 8 क्लास रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 साल टोटल हो जाते हैं। इसके बाद जो आपकी क्लास रहती है वो रहती है यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर आपकी 3 4 और 5, ठीक है। इसमें ये 3 साल निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे की क्लासेस के लिए आपको मिलते हैं 3 साल, ठीक है। 6 7 8 के लिए 6 7 और 8 क्लास के लिए यहाँ पर 3 साल ये मिले आपको, ठीक है। इसमें आपकी जो एज रहती है वो 11 से 14 वर्ष रहती है। क्लास आपका रहता है 6 to 8, ठीक। इसमें लास्ट में जो आपकी एज रहती है वो रहती है 14 से 18 वर्ष, ठीक है। और इसमें 9th to 12 जो क्लासेस हैं वो आपकी चलती हैं 9th 10th 11th 12th। इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो आपको टैट सीटेट जैसी परीक्षाओं में पूरी तरह से आगे पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग अभी बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर इस तरह की जो संरचना है वो आपको देखने के लिए मिलती है ऑप्शन में, तो आपको ये वाला टिक लगाना है 10+2+3 का। और अगर 5 से स्टार्ट हो रही है आपकी संरचना जो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है जो 5+3+3+4। क्वेश्चन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, या इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिल सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शॉर्ट में अगर लिखा हुआ होगा तो होगा लिखा हुआ आपका NEP 2020, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है NEP 2020 के अकॉर्डिंग 5+3+3+4 ऑप्शन। और अगर पुरानी शिक्षा नीति से क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन बा इज़ करेक्ट। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 76 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी? ये आपको बताना है। सर्वोदय विद्यालय, या व्यवहारिक शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा नई शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसको अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की जो योजना है वो लागू की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की जो योजना है वो लागू हुई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल आपका आपके सामने स्क्रीन पर, स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है, ये आपको याद रखना है। स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा। बात करते हैं अपने अगले सवाल की। 78 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्कूलों में जो पाठ्य सामग्री है, जो पुस्तकें हैं, शिक्षकों के लिए जो उपकरण हैं, शिक्षक सामग्रियां हैं, इन जैसी जो न्यूनतम आवश्यक सामग्री हैं जिनसे अच्छे से टीचिंग हो सके, इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य लिखिए, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से लिख देना है। बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो योजना है इसका संबंध आपको पता ही होगा, अभी ऊपर कई बार आपने पढ़ा था 6 7 और 8 क्लास में। इसमें जो शिक्षा है वो केवल बालिकाओं को दी जाती है, यानी कि केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स को इसमें टीचिंग कराई जाती है, यानी कि शिक्षा दी जाती है। तो ये प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन द इज़ करेक्ट होगा।
उसके बाद बात करते हैं अपने अगले सवाल की, और आपका अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले सवाल में आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 80, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया कब? जो प्रोफेसर यशपाल कमेटी थी, इसका जो गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, तो 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई थी उसकी समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर यशपाल समिति का जो गठन था वो किया गया था, और ये 1992 में इसका गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्च 1992। इसके बाद बात करेंगे अपने अगले सवाल की। अगला सवाल 81, बहुत से, यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े यानी कि कम व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा। ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। लॉर्ड मैकाले का कथन है, किंग जॉर्ज का है, विलियम वेंटिक का है, या वॉरेन हेस्टिंग्स का कथन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड मैकाले। इन्होंने कहा था कि बहुत सारे व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी शिक्षा देने से ज़्यादा ये बेटर होगा कि कम व्यक्तियों को यानी कि कम लोगों को बहुत सारा ज्ञान देना, बहुत सारी शिक्षा देना, ये अच्छा बताया था इन्होंने, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। बात करेंगे अपने अगले सवाल की। अगला सवाल 82 नंबर, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है इसका प्रेरक वाक्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो प्रेरक वाक्य होगा वो है आपका एक पढ़ाई एक। ठीक है, एक पढ़ाई एक, ये इसका प्रेरक वाक्य है। जो संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जाता है इसका प्रेरक वाक्य है। ठीक है, इसका प्रेरक वाक्य क्या है, एक पढ़ाई एक। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, इसी तरह से जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है इसका प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाई एक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे अपने अगले सवाल की। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे शॉर्ट में डाइट बोलते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डाइट कॉलेजेस से भी होंगे, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किस आयोग के द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उस नई शिक्षा नीति के द्वारा ही डाइट की जो स्थापना है वो की गई थी। इसके बाद आपका अगला सवाल है मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील बोलते हैं, ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है, तो एक बार फिर से इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। जो मिड डे मील योजना की शुरुआत है वो आपको याद रखना है 1995 से स्टार्ट की गई थी, 15 अगस्त 1995 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी भाई बहनों के साथ, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जुड़ सकें हमसे। तो अगला सवाल आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब जिसे बोलते हैं आप नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसे NCTE। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है ये आपको बताना होगा। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यू दिल्ली में है। NCTE का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना सन 1995 में की गई थी। इसी तरह से यहाँ पर बात करें NCERT की। ठीक है, NCERT की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी, ये भी आपको पढ़ा दिया। और SCERT जो कि स्टेट लेवल पर होती है, SCERT की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? भारतीय संविधान जो है उस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 का के द्वारा, ठीक है, इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मौलिक अधिकार घोषित किया गया अनुच्छेद 21 का के द्वारा। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार इस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, या फिर पढ़ाई के रटंत पद्धति से मुक्ति करना, ये सही है, या पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, ये सही है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि NCF 2005 है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे बताई गई हैं। तो इसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन था। NCF 2005 में ये भी बताया गया है कि जो स्कूल का ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं, बाहर के स्कूल के बाहर के उदाहरण के साथ उन्हें कनेक्ट करते हैं, तो बच्चा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो पाता है और अच्छे तरीके से समझ पाता है। हमें जो एग्जाम्पल है वो स्कूल से बाहर के देना चाहिए, तब बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाता है। ठीक है, तो पढ़ाई की रटंत जो पद्धति है उससे मुक्ति दिलाना है हमें। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे को केवल बस रटवा रहे हैं, ये भी इस पद्धति से मुक्ति दिलाना, ये NCF 5 का उद्देश्य था। इसके अलावा पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बल्कि
बाल केंद्रित हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने इस सवाल का आंसर यहाँ पर देख ही लिया है, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन द। बात करेंगे अपने अगले सवाल की ओर। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग कौन देता है? जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको वित्तीय सहयोग कौन देता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग दिया जाता है, यानी कि जो धनराशि है सर्व शिक्षा अभियान को कहाँ से मिलती है? वो केंद्र सरकार से भी मिलती है, और जो राज्य सरकार होती है वो भी यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो सहायता है वो करती है। इसके बाद इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देश में संविधान कब लागू किया गया था? तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है दूसरी बार। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये सवाल भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनने में कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। इसके बाद आपसे आज की इस क्लास का अंतिम सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 90 नंबर का है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये आपको बताना है। 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को या 5 अप्रैल 2009 को। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ये आपको याद रखना है। सन 2016 की परीक्षाओं में ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे भी इस तरह की क्लासेस आपको लगातार मिलेंगी। आपको पता ही होगा हमारी जो सेकंड पेपर की क्लास है ये रात में 9 बजे से चलती है, और जो फर्स्ट पेपर की क्लास है वो रात में 8 बजे से चलती है। तो सभी लोग हमसे जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा दिए जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि सेकंड पेपर यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें आपके पेपर किस तरह से आते हैं। ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे बहुत जल्दी। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सुझाव है या आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और आज की इस क्लास के यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर